सबसे पहले तो समस्त जो हमारे दर्शक हैं, देश विदेश जहाँ से भी, दुनिया भर से जो लोग भी देखते हैं, उन सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल हमारा क्या होता है कि जब साल चेंज होता है तो एक दिन ऐसा होता है कि जिस पे हम लोग सोचते हैं कि चलो इस दिन से हम अपनी आदतों में कुछ सुधार लेके आएंगे, तो जिसको न्यू ईयर रिजोल्यूशन हम लोग बोलते हैं कि अब की बार रिजोल्यूशन हमारा क्या होगा। तो कई बार क्या होता है कि हम दिखावे के लिए नए नए रिजोल्यूशन बनाते हैं। तो उस रिजोल्यूशन में सबसे ज़्यादा होता है कि यूथ का रिजोल्यूशन होता है कि वो इस बार क्या करेगा, हेल्थ कॉन्शियस होगा, वो जिम ज्वाइन करेगा, बॉडी बनाएगा। और वो 1 जनवरी से लेकर और 5-6 जनवरी 10 जनवरी तक होता है, क्योंकि उसके बाद तो ठंड लगनी शुरू होती है और उसके बाद से देखते हैं कि जिम का सेल बढ़ता है, मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह बढ़ता है। वो स्टार्टिंग में जनवरी 1-2 से शुरू होगा और 5-10 जनवरी तक जाके सबका जोश ठंडा है, रिजोल्यूशन ख़त्म। तो खैर इन सब बातों को तो छोड़ते हैं, ये तो बातें ऐसे कॉमनली हैं। हम बात करते रहे हैं ऑटिज्म फ्री इंडिया के बारे में। हमेशा हम बात करते हैं मिशन ऑटिज्म फ्री इंडिया, मतलब कि ऑटिज्म मुक्त भारत की हम बात करते हैं। हम बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप सिर्फ इंडिया की बात करते हैं, हम अगर हमारे बच्चे को प्रॉब्लम हो, कुछ फॉरेन कंट्री वाले लोग बोलते हैं, तो उसमें देखिए क्या है। ऑटिज्म फ्री इंडिया की बात इसलिए करते हैं कि पहले तो हम यहाँ हैं, अपने देश के लिए देख रहे हैं कि ये देश जो है ना, ये सबसे ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ते जा रहा है, उन लोगों को फॉलो करते जा रहा है। तो इसलिए क्या है कि पहले तो इन लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि हाँ, जिस तरह से हम जा रहे हैं, जिस तरह से हमारा लाइफस्टाइल है, इसमें ही प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चों में डेवलप कर रही हैं। तो पहले तो इनको ये कर लिया जाए। और दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी भी इन्हीं की है, यहीं के लोगों की है, तो इसलिए इसको कवर कर लिया गया, तो ये पूरी दुनिया को कवर कर लिया जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं तो ऑटिज्म फ्री वर्ल्ड की बात होगी, पहले हम अपने यहाँ देख लें, अपने यहाँ ये कर लें। तो खैर ये सब बातें। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, आपने हजारों वीडियो देखे होंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे। सब थ्योरेटिकल बातें होती हैं, कहीं कुछ होता है कि विकिपीडिया वाली बात होगी, इधर उधर की बातें होती हैं। हम जो बातें करते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच बेस्ड बातें करते हैं, जो हमने प्रैक्टिकल लाइफ में अपना एक्सपीरियंस किया है, सिर्फ उस पर बात करते हैं। कोई भी स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठते हैं, स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम बच्चों के बीच में काम करते हैं। बच्चों को ऑलरेडी डेली हम मॉनिटर करते रहते हैं, डेली 10-15 बच्चे हम देखते हैं जिनमें कि कुछ नए नए सिम्टम्स दिखते हैं, उसको कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें करते हैं। इसके अलावा सैटरडे में जनरली क्या होता है कि 2 सैटरडे, मतलब 10-15 दिन पे एक सैटरडे में हम लोग पेरेंट्स लोग को बुलाते हैं, सारे पेरेंट्स को बैठा के, और उनका जो भी सवाल होता है वो सीधा सीधा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह कि हम बैठे हुए हैं, सारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं, सब वो समझ लीजिए कि वो पत्रकार हैं, हम अपना रिप्लाई दे रहे हैं, और वो अपना कुछ सवाल पूछते हैं, हम उनका प्रॉपर रिप्लाई करते हैं। कि उससे क्या होता है ना कि घर पे वो बच्चे को कैसे मैनेज करें। बहुत सारे इशू जैसे आ जाएंगे पेरेंट्स के सामने कि जिसमें समझ नहीं आएगा कि बच्चे को मैनेज कैसे करें। तो फिर इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए कैसे ये करना है, वो सारी चीज़ें हम समझाते हैं। हर एक शनिवार हमारे यहाँ ग्रुप थेरेपी चलती है। ग्रुप थेरेपी में एक तरह के बच्चे एक पूरे ग्रुप में ले आए जाते हैं, उनको रखा जाता है ग्रुप थेरेपी में, और 1 से 1.5 घंटे का सेशन होता है सारे बच्चों को एक साथ। तो वो आपस में उनका सोशल इंटरेक्शन इंप्रूव करने के लिए बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते कूदते हैं, काफ़ी एंजॉय करते हैं। उसमें म्यूजिक थेरेपी चलती है, उसमें बहुत तरह का एक्टिविटी, गेम प्ले वगैरह होता है। तो ये ग्रुप थेरेपी जब हो जाता है, उसके बाद पेरेंट्स लोग को ग्रुप में सेशन दे दिया जाता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे दी जाती है, ताकि घर पे बच्चे को अच्छे से मैनेज कर सके। तो हमारा ये जो मिशन ऑटिज्म फ्री इंडिया, ऑटिज्म मुक्त भारत की हम बात करते हैं, तो हम ऐसे ही हवा में बातें नहीं करते हैं। इसके लिए जो चीज़ें होनी चाहिए उन सब चीज़ों पे हम बात करते हैं। जो चीज़ें इसमें लगेंगी कि इसको उस मिशन की तरफ कामयाबी के लिए जो इसके पायदान जितने हैं उसको स्टेप बाय स्टेप हमको चढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें हम करते हैं कि आप लोग इंडिपेंडेंट हों, आप लोग असलियत समझें कि बच्चे की प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि क्योर ना हो सके। ऑटिज्म इज क्योरेबल, हमेशा बोलते हैं कि बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्योरेबल। तो ये क्योर हो सकता है। कैसे क्योर होगा? जब सही से डायग्नोसिस होगा। सही से डायग्नोसिस हो जाना ही क्या काफ़ी है? जी नहीं, उतना काफ़ी नहीं है। फिर उसको मैनेज कैसे करना है, उसके लिए थेरेपी प्रोटोकॉल चलेंगे। तो वो चलेगा।
तो बच्चे में उससे भी क्या होगा कि स्टेप बाय स्टेप जब चीज़ें सही वे में चलेंगी तब जाके इम्प्रूवमेंट बच्चे में होगी। इसके अलावा सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का है, तो इसलिए हमने न्यू ईयर के रिजोल्यूशन से शुरू किया और फिर पेरेंट्स पे आ गए कि पेरेंट्स का न्यू ईयर रिजोल्यूशन होना क्या चाहिए, नए साल का आपका क्या मतलब कि वो लक्ष्य होना चाहिए कि ये हमारा लक्ष्य है, इसको पूरा करना है। तो बस 1 साल का समय, जैसे कि ये 24 से 25 में एंटर करने से पहले आप अपने ये के लिए फुल्ली तरह से डेडिकेटेड और फुल्ली डिटरमाइंड हो जाएं कि आप अपने बच्चे को ठीक करने के लिए जी जान लगा देंगे, तो हम उसमें पूरी तरह से हेल्प करने के लिए तैयार हैं। और अभी तक कई 100 लोग हमारे साथ ये करे, कहीं कहीं से जुड़े, 35 to 40 कंट्रीज से लोग जुड़ चुके हैं। उसमें से बहुत सारे बच्चे लगभग ठीक हो गए हैं। वो अब जो पूरी तरह से ठीक नहीं भी हुए हैं तो उनमें प्रॉपर ये है कि हाँ इम्प्रूवमेंट हो रही है, बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव करी। अब चूँकि इसमें स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात हो रही है तो इसमें क्या है कि इतने सारे सिम्टम्स होंगे, मल्टीपल सिम्टम्स होंगे। तो ये 1-2 चीज़ के नहीं है कि बस दवा दिया ठीक हो गया, 1-2 लक्षण नहीं है, इसमें मल्टीपल सिम्टम्स हैं। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें ठीक करनी है उस पर हम लोग काम करते हैं। आप भी अगर ईमानदारी से काम करते हैं तो आपका बच्चा ठीक हो। अब यहाँ पे हम 2-3 एग्जाम्पल्स लेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए कि क्या गलती आप लोगों की नहीं करनी चाहिए। जिनका एग्जाम्पल हम देंगे वो लोग ऑलरेडी वो चीज़ें कर रहे हैं। जैसे अभी लास्ट वीक हमने एक बच्चे का कंसल्टेशन किया और उसमें असेसमेंट वगैरह चल रहा था। तो वो पेरेंट्स को बैठा के जब बात हो रही थी तो जनरली कोशिश ये होती है कि हस्बैंड वाइफ दोनों लोग साथ में रहें, ताकि जो बातें हस्बैंड को ना पता हो वो उनकी वाइफ बता दे, जो वाइफ को ना समझ में आ रहा हो वो हस्बैंड बता दे। तो उससे हम अपना एक ओवरऑल अपना डायग्नोसिस ये करते हैं। तो उसमें दोनों लोगों को बैठाया गया, हमने सवाल पूछा। तो उसमें पूछा कि ये ऐसे करता है, तो एक उसमें से बोल रहा है कि हाँ ये ऐसा ऐसा करता है। उसमें लेडीज़ क्या बोल रही है कि नहीं वो इसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो हमने बोला कि तो बिल्कुल भी जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको बिना मतलब पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं थी आने की, क्यों ये करने का। तो ओवर प्रोटेक्टिव तो होना बंद करना है। मतलब क्या है कि आप अगर जा रहे हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम लगी तभी बच्चे को कहीं लेके गए कि इसका असेसमेंट कराएं, इसका कंसल्टेशन हो, उसके बाद से कुछ सजेशन दिया जाए, तो कुछ प्रॉब्लम तो लगी है तब। तो क्या है कि अगर प्रॉब्लम है तो एक्सेप्ट करना सीखें। ऑटिज्म एक्सेप्टेंस भी ज़रूरी है कि अगर बच्चे को प्रॉब्लम है, नहीं ज़रूरी नहीं कि ऑटिज्म ही है, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें एक ऑटिज्म भी होता है। वो चूँकि नाम सुनने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, लोगों को लगने लगा है अच्छा, या फिर जगह जैसे सुनते भी अच्छा लगने लगा, इसलिए ऑटिज्म सबसे ज़्यादा चलन में है। सारे केसेस में ऑटिज्म होता नहीं है। तो ये जो ऑटिज्म की हम बात कर रहे हैं तो ये इसको एक्सेप्ट भी करेंगे, कुछ प्रॉब्लम अगर बच्चे को है तो। एक केस में हम बताएंगे कि एक बच्चे के पेरेंट्स ने क्या ये करना था कि अब वो कह रहे हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स का है कि वो क्या कहते हैं कि देखिए सर 1 गिलास पानी लेके उधर फेंक दिया, बेडशीट को क्या किया उठा के फेंक दिया, उस पर वो थूक दिया, किसी को मार के भाग गया। ये सब चीज़ें कन्फर्मेशन बायस्ड हैं। आप कन्फर्मेशन बायस के शिकार कहना क्या मतलब क्यों कि आपको जिस दिन से पता चलता है ना कि बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम है, आप डाउट की नज़र से देखना भी शुरू करते हैं। अब देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी बात हम कर रहे हैं। एक और हम कह रहे हैं कि कुछ एक्सेप्ट भी करना चाहिए है, तो एक्सेप्ट करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हर एक प्रॉब्लम नहीं है। आप देखें कि और बच्चे उसी एज ग्रुप के क्या पानी नहीं फेंकते हैं, क्या बेडशीट उठा के नहीं फेंकते हैं, क्या बदमाशी नहीं करते हैं, क्या किसी को परेशान नहीं करते हैं। तो जब वो नॉर्मल बच्चे भी करते हैं, हम बहुत सारे ऐसे नॉर्मल टैग वाले बच्चे को बता देंगे जो कि मतलब कि इतनी खुराफात, इतनी हरकत करते हैं, कहीं रिलेटिव के यहाँ आप चले गए या कोई रिलेटिव आपके यहाँ आ गए, उनके बच्चे ऐसी बदतमीजियाँ करते हैं कि वो इन बच्चों के कंपैरिजन में तो काफ़ी वही प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है। वो उस तरह की बदमाशी करते हैं, 2-4 थप्पड़ पड़ेगा, उसके बाद से स्थिर हो जाते हैं, तो वो अलग चीज़ होती है। तो मतलब बच्चे ऐसा करते हैं, तो हर चीज़ को आप लोग जो समझते हैं कि प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे वाली चीज़ें बच्चा करेगा ही करेगा। वो तो आप लोग के एज आपका 30+, आपके बच्चे की एज 3 साल, तो ये 27-28 साल 30 साल का जो गैप है, तो मैच्योरिटी लेवल आप अपना ही चाहते हैं क्या कि यही मैच्योरिटी लेवल बच्चे में है? तो ऐसा संभव है? तो ऐसा संभव नहीं है।
इसलिए आप अपने हिसाब से सारी चीज़ों को चलाना नहीं है करें, बच्चे को देखें। हाँ, प्रॉपर पेरेंटिंग करना जरूरी है। पेरेंटिंग के नाम पे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको ठीक रहना है। आपकी तबीयत ठीक रहेगी, आपका मिजाज ठीक रहेगा, आपका मन सही रहेगा, तभी तो आप बच्चे पे काम कर पाएंगे। नहीं तो सिर्फ क्या करेंगे कि फिक्र करेंगे, काम नहीं कर पाएंगे। काम का खाली फिक्र करेंगे और बच्चे पे काम नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम बच्चे में बढ़ेगी, फिर और आपकी चिंता बढ़ेगी, फिर और आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह का प्रॉब्लम। तो ये तो रही बात इतनी सारी। अब रही बात कि बहुत जगह पे पेरेंटिंग के लैक की वजह से भी होता है, पेरेंटिंग की कमी की वजह से बहुत सारे पेरेंट्स जो दोनों लोग जॉब में हैं, बच्चे पे प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए किसी मेड को रखा हुआ है, मतलब कि मेड केयर टेकर किसी को रखा हुआ है। अब क्या है कि पेरेंटिंग में देखिए क्या होता है कि जिस एज ग्रुप का आपका बच्चा है, आप उसको समय न दे के पैसा कमाने में लगे हुए हैं, कर बच्चे के लिए रहे हैं, इसके फ्यूचर को बनाने के लिए, लेकिन अभी इसका प्रेजेंट खतरे में है। वो मतलब रिस्क में तो है ही, हाई रिस्क पे है। अब इसका प्रेजेंट हाई रिस्क पे दांव पे लगा के हम उसका फ्यूचर सिक्योर करने के फेर में अपना भी प्रेजेंट ख़त्म कर रहे हैं, बच्चे का भी प्रेजेंट ख़त्म कर रहे हैं। और अब क्या है कि उसके केयर टेकर, उसके लिए रखा गया केयर टेकर, वो जो केयर टेकर आ रही है आपके बच्चे को ये करने के लिए, देखभाल करने के लिए, वो उसी एज ग्रुप का बच्चा अपना कहीं छोड़ के आई है। हो सकता है वो किसी चौल वाली हो, किसी स्लम एरिया में रहने वाली हो, उसी एज ग्रुप का बच्चा वो अपना छोड़ के आई है। क्यों? क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत है, उसको भी अपने परिवार को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो वो आपके यहाँ ये कर रही है। अब क्या है कि उसका बच्चा जो है ना, जो जहाँ पे वो रह रही है जिस माहौल में, तो उसका बच्चा देखने के लिए और बहुत सारे उसके आस पड़ोस वाले हैं, क्योंकि ये जब घर पे रहेगी तो वो लोग ड्यूटी पे जाएंगे, ऐसा होता है। तो क्या होगा कि उसके बच्चे को पेरेंटिंग देने के लिए और सारे लोग हैं, लेकिन आपके बच्चे के लिए नहीं है, आपने इसलिए किसी को एम्प्लॉय के तौर पर रखा। तो क्या हो रहा है ना कि वो प्रॉपर पेरेंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास घटा हुआ है वो परिवार को चलाने के लिए। हो सकता है कि उसका हस्बैंड उतना नहीं कमा पा रहा हो जिससे कि उनका खर्च चल सके, तो घर को अच्छे से चलाने के लिए वो काम करे, वहाँ मजबूरी में वो काम कर रही है, लेकिन फिर भी उसके बच्चे को पेरेंटिंग मिल रही है और लोग उसको ये कर रहे हैं। आपके बच्चे को इसमें प्रॉपर पेरेंटिंग नहीं मिल पा रही है। अब वो अपना एक है कि कोई भी आदमी आएगा तो प्रोफेशनल रहेगा, तो प्रोफेशनल वाला अपना ये करेगा, प्रोफेशनल की तरह ये करेगा, पूरी तरह से अटैच नहीं हो पाएगा। तो यहाँ भी बहुत तरह का ये होता है, बहुत तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि जैसे उन लोग आते हैं, अपना टाइम पूरा करते हैं, उस बीच में क्या है कि बहुत सारे केयर टेकर का मैंने ये करा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आती है, उसके बाद से क्या है कि उसने सबसे ज़्यादा टीवी और मोबाइल देखा है, क्योंकि वो क्यों ये करेगी? जब आप अपने बच्चे को नहीं देख रहे हैं तो दूसरा कोई आपके बच्चे को क्यों देखेगा? अपना कोरम पूरा करेगा, टाइम पूरा करेगा, अपना घर जाएगा। तो यहाँ भी पेरेंटिंग की मिस्टेक होती है। इसके अलावा जब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम पता चल भी जाती है तो हम लोग बिना मतलब जांच दवाओं के फेर में दौड़ते भागते रहते हैं, जबकि वो ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले तो स्क्रीन टाइम कम कर देना ज़रूरी है, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है, सोशल इंटरेक्शन इंप्रूव करना बच्चे का ज़रूरी है, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। तो इन्हीं सब बातों को आपको समझने की ज़रूरत है। ऑटिज्म इसी में क्योर हो सकता है। लास्ट में एक बात और ऐड करना चाहेंगे कि जो लोग भी देश दुनिया जहाँ से भी देख रहे हैं, अगर उनके बच्चे में किसी भी तरह की प्रॉब्लम लग रही है तो आप लोगों के लिए हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए प्रेजेंट हैं। ऑफलाइन के लिए तो आपको सिर्फ हमारे सेंटर विजिट करना होगा, जो कि पटना बिहार में है, यहाँ आपको विजिट करना होगा। और किसी जगह पे अभी हमारा ये नहीं है। हमारे पटना में 2 ब्रांच हैं, पहले 3 ब्रांच थे, उसको हमने ये करके एक मर्ज करके 2 ब्रांच को मर्ज करके एक बड़ा सेंटर ये करा है। तो वो हमारा बोरिंग रोड में है और दूसरा सेंटर हमारा गोला रोड दानापुर एरिया में है। तो जो लोग भी हमारे साथ हमारे ऑफलाइन सेशन में जुड़ना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन सेशन में जुड़ना चाहते हैं, आपको यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, ये मैनेजमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन का हमारा नंबर है। इस पर आप कॉल करके या मैसेज करके हमारे साथ जुड़ने का प्रोसीजर जान सकते हैं, अपने बच्चे का असेसमेंट करा के, और फिर उसके बाद आप हमारे रेगुलर सेशन में जुड़ सकते हैं और आप अपने घर से ही मैनेज कर सकते हैं बच्चे को। आप वर्किंग हैं, आपके पास वैसा समय नहीं मिल पाता कि आप कहीं ऑफिस कहीं लेके जाएं, क्लिनिक को लेके जाएं, जिस टाइम तक आप आते हैं तब तक सारे क्लिनिक वगैरह बंद हो जाते हैं। अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम या फिर बहुत तरह की परेशानियां होती हैं
कि अगर घर से बहुत दूर थेरेपी सेंटर्स हैं, आप नहीं जा सकते हैं, तो उस तरह के सिचुएशन में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी और न्यू ईयर का रेजोल्यूशन हमारा होगा मिशन ऑटिज्म फ्री इंडिया। जिस दिन से आप हमारे साथ जुड़ते हैं ना, आपके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम भी लेते हैं, सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता। तो बस फिर एक बार कहना चाहेंगे, बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्यूरेबल। धन्यवाद।